जेएनयू में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो नारे लगे हैं वो कितने सही हैं? क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है या फिर देश के खिलाफ ये नारे हैं? और ब्रेक पे जाने से पहले एक मुद्दा धनंजय गिरी साहब ने उठाया कि आखिर ये सारा कुछ जेएनयू में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही राजनीति की या फिर ऐसे ही माहौल की बीज वहाँ पे बोए गए हैं। दुनिया के दूसरे यूनिवर्सिटी में, भारत के दूसरे यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों नहीं होता है? भालचंद कांगो साहब। राव, आप म्यूट पे हैं। बीएचयू के स्टूडेंट थे। हेमचंद बरुआ जो कांग्रेस के इमरजेंसी में प्रेसिडेंट थे, वो भी बीएचयू के स्टूडेंट थे। तो बीएचयू में से अलग अलग सोच के लोग नहीं हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जेएनयू में भी जयशंकर जैसे फॉरेन मिनिस्टर आज जो मोदी साहब के साथ है, वो भी जेएनयू के स्टूडेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर भी जेएनयू के स्टूडेंट है। तो विचारों का जो संघर्ष रहता है वो सभी सभी यूनिवर्सिटी में रहता है, तो वो जेएनयू में भी है। लेकिन आज जेएनयू की बात क्यों चल रही है? क्योंकि जेएनयू कैप्चर करने की एबीवीपी की और बीजेपी की कोशिश है, वो लगातार करने के बावजूद भी नाकाम हो रही है। अगर उनके हाथ में बस में चलता तो वो पैसा देना बंद कर देते, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि देश में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए वो कर नहीं सकते। लेकिन उनके हाथ में रहा तो वो तुरंत बंद कर देंगे। 500 करोड़ की सब्सिडी कल ही बंद कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं सकते, ये उनकी मजबूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब साजिश की जा रही है, मीडिया को साथ में लेकर, गवर्नमेंट को साथ में लेकर, पुलिस को साथ में लेकर जेएनयू को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये मेरा कहना है। आप मीडिया को बीच में ले आते हैं। साजिश होती तो फिर आपको बुलाता ही नहीं। आपको बुलाया, आपकी आवाज को उतनी बराबरी के साथ रख रहा हूं। संगीत रागी जी। अरे हाँ, लेकिन ये सुबह से 4 बार बुलाया अब तक। 4 मीडिया ने अलग अलग तरह से बुलाया। ये ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं हुआ। किसी यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी के में इस तरह के देश के टुकड़े करने वाली बात, कब्र खोदने वाली बात के नारे भी तो नहीं लगते हैं कांगो साहब? अगर होते हैं तो बताएं, उदाहरण दें। लगे कि नहीं, कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम होगा लगे कि नहीं? जैसे जेएनयू में मालूम चला, वैसे वहां भी मालूम चलेगा। अरे भाई, मेरे यूनिवर्सिटी में मैं जेल में गया हूं नारे लगा के इंदिरा गांधी के खिलाफ। संगीत रागे जी। देखिए, सारे जेएनयू को बदनाम नहीं किया जा रहा है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, जेएनयू एक काडर बिल्डिंग का अखाड़ा बना हुआ रहा है जब से ये बना है, क्योंकि इसके अपॉइंटमेंट के समय ही चुन चुन करके ऐसे वामपंथी गिरोहों से जुड़े हुए लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया। या तो वो कांग्रेसी थे और उस समय कोई अपॉइंटमेंट के लिए कंपटीशन नहीं हुआ करता था। चुन करके नूरुल हसन के समय, उसके बाद में चुन चुन करके ऐसे ऐसे लोगों को लाया गया था। और आप कह रहे हैं कि ऐसे नारे और जगह लगते हैं लक्ष्मण जी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी लगते हैं। जहां जहां वामपंथियों का गढ़ रहा है, जहां जहां नक्सलियों का गढ़ रहा है, वहां इसी प्रकार के नारे लगते हैं। इसी प्रकार के नारे लगते हैं क्योंकि उनको शिक्षकों का भी सहारा आता है। इस प्रकार का कल्चर डेवलप कर लिया है। और मैं तो आज अपने ही यूनिवर्सिटी में अपनी ही फैकल्टी से बात कर रहा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तो मुझसे कहा गया था कि यदि आप लेफ्ट नहीं हो तो तुम्हारा कोई एकेडमिक भविष्य नहीं होगा। यह मुझे कहा गया था। मैंने अपने कलीग से अभी आपके डिबेट होने से 1 घंटा पहले मैंने उनसे बात की। मैंने कहा, आपको याद होगा जब 1987-89 के समय आपने हमसे कहा था, तो मैं नहीं जानता था कि मेरा भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं जानता था कि हमारा प्रोफेसर जाकर के निकारागुआ, पनामा, पता नहीं किस किस कहां कहां के रिवोल्यूशनरीज के बारे में बात किया करते थे, कहां की लड़ाई भारत के अंदर के कॉमरेड लड़ा करते थे, उनके लिए पैसे इकट्ठा करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे। जेएनयू के अंदर क्या होता है? जेएनयू के अंदर एक एकेडमिक एम्बियंस के लिए यदि विद्यार्थी लड़ाई करते, बात बिल्कुल समझ में आती। यदि राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते, संगीत रागे जी, एक सवाल मैं पूछ अखाड़ा ये नहीं होना चाहिए ना कि बाबा रामदेव यदि पहुंचे, बाबा रामदेव पहुंचे तो आपको बहुत परेशानी हो। कोई राइट विंग का इंटेलेक्चुअल पहुंच जाता था तो ये लोग उसको मार करके भगाने की कोशिश करते थे। ये इनके एकेडमिक फ्रीडम का लक्षण है। इनके एकेडमिक फ्रीडम का मतलब ये होता है, मैंने इसीलिए कहा ना कि जेएनयू को कॉमरेड बिल्डिंग का गिरोह बना दिया गया था, अखाड़ा बना दिया गया था। उसे तोड़ने की जरूरत थी और भारत सरकार के ने
इस 10 साल के अंदर तोड़ने की कोशिश की है, जिसका नतीजा है कि आज ये सारे ग्रुप एक साथ लड़ करके प्रेम कुमार जी, तब जो है अखिल परिषद पाते हैं। प्रेम कुमार जी। लक्ष्मण जी। हाँ जी जी, देखिए हाँ, मैं इससे आगे बोल। बस एक दो बात ही बोलना चाहता हूं, जल्दी में ही, समय भी कम है आपके पास। देखिए हाँ। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के यहाँ बात हो रही है कि रात के समय में दरवाजा खुला गया है ना। पहली बात तो अफजल गुरु के समय में रात में दरवाजा नहीं खुला गया, उसको तो 2013 में ही फांसी दे दी गई। वो याकूब मेमन के समय में खुला गया था और उससे उसका कोई फेवर नहीं हुआ, उसको फांसी दी गई। दुनिया को बताया गया कि आखिरी दया याचिका के बाद भी आखिरी मौका मिलता है हिंदुस्तान में, उससे एस्टैब्लिश हुआ हिंदुस्तान का लोकतंत्र। और रात के समय में एक पत्रकार के लिए भी दरवाजा खोला गया, उसके फेवर में हुआ। दोनों केसेस में फर्क है, इसको भी समझना चाहिए। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अरावली पर दिया फैसला, जनता सड़क पर उतरी, फैसला वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों पर दिया फैसला, जनता सड़क पर उतरी, ये तो हाल का उदाहरण है ना, फैसला वापस लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जनता से बड़ी है। जनता जब प्रतिक्रिया देती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी करेक्शन करना पड़ता है। लेकिन ये व्यवस्था, किसी की तो बात मानेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, सम्मान करते हैं, और ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। जी संगीत रागे जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। हमारे पास घनेंद्र भारद्वाज साहब, धनंजय गिरी साहब दोनों लोग हैं, उनको जोड़ना है हमें। हाँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अब आगे से यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आएगा तो साहबानों के समय भी प्रगतिशील राजीव गांधी ने सब बदल दिया था ना। जितने जिहादी लोग सड़क पर उतरे और राजीव गांधी का नकाब जो है वो चेहरे से उतर करके बाहर आ गया, सारी प्रगतिशीलता, सारी मॉडर्निटी धरी की धरी रह गई और एक शरीयत के लिए वो रेंग गए, क्योंकि वोट उसी से आ रहा था। तो ये ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात आप राजीव गांधी पे बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर बोलिए ना। साहबानों पर सुप्रीम कोर्ट के का उदाहरण राजीव गांधी ने पलटा था, जिहादियों के दबाव में पलटा था और अपने वोट के लिए पलटा था। भारत के भविष्य के लिए नहीं, भारत को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अपना मुस्लिम वोट बैंक पक्का करने के लिए काम किया। अभी यही हो ना, 2 मिनट ऐसी न बने। आम आदमी पार्टी अच्छा जवाब देगी कि अदालत के फैसले दिल्ली के संदर्भ में कैसे बदले गए और सारे अधिकार छीन लिए गए। आम आदमी पार्टी देंगे जवाब। नहीं, घनेंद्र जी और धनंजय जी दोनों लोग बोलना चाहते हैं। पहले घनेंद्र जी आप बोल लीजिए, लेकिन 1 मिनट ज्यादा का समय नहीं दूंगा, फिर धनंजय जी के पास जाऊंगा, उनके पास भी 1 मिनट रहेगा। हाँ, घनेंद्र भारद्वाज साहब। देखिए लक्ष्मण जी, इस पूरे मामले को कैसे राजनीतिकरण के दिया जा रहा है आप खुद समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या आरएसएस के विश्लेषक बैठे हैं, किसी ने भी अपराधियों की गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे कि जिन लोगों ने गलत करा उनकी गिरफ्तारी हो, वो जेल में जाए। इसको बार बार जेएनयू के उससे जोड़ा जा रहा है कि जेएनयू खराब है, जेएनयू आतंकियों का अड्डा है, जेएनयू नक्सलवादियों का अड्डा है, जेएनयू दंगाइयों का अड्डा है। अरे जो लोग कल्पित है उनको जेल भेजो, सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है। हो क्या रहा है कि कोई आता है नारे लगा के चला जाता है, कोई आता है तोड़फोड़ करके चला जाता है, कोई आता है पुलवामा में अटैक करके चला जाता है, कोई आता है बम गिरा के चला जाता है, कोई आता है लाल किले में बम फेंक के चला जाता है, कोई सुसाइडर बम बन जाता है। कर क्या रही है पुलिस, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हैं? आज देश के लोगों की जान को खतरा पड़ा है और ये लोग राजनीति की बातें कर रहे हैं। अभी भी पूरी डिबेट के अंदर किसी ने अपराधियों की गिरफ्तारी की बात नहीं करी कि ये गुंडे कहां से आए थे, इन गुंडों की गिरफ्तारी कौन करेगा? गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस करेगी, हम थोड़ी करेंगे। धनंजय गिरी साहब इशारा करें, शायद वो जवाब देना चाहते हैं आपकी बातों का। धनंजय गिरी साहब। लक्ष्मण जी, अगर आप पतीले को उल्टा करके बैठे हो तो बात ही करना बेकार है। मैंने क्या कहा कि ये 3rd डिग्री का जरूरत है अभी। अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है वहां और इस पर कठोरतम कार्रवाई सरकार करे। क्या खत्म हो गई? अरे लाल किले में जिन लोगों ने सुसाइडर बम चलाया जिससे लोगों की जान गई, वो लोग गिरफ्तार हो गए। पुलवामा के अटैक वाले गिरफ्तार हो गए, पठानकोट उरिया वाले गिरफ्तार हो गए, जिन्होंने पहलगांव में मारे वो गिरफ्तार हो गए, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वो कह रहा है आपकी सरकार में। आप सुनते नहीं है। धनंजय जी का ऑडियो को थोड़ा सा डाउन करिए, धनंजय गिरी साहब को बोलने दिया जाए। धनंजय गिरी साहब, धनंजय गिरी साहब अपनी बात पूरी कर, उनकी आवाज नहीं जा रही है। हाँ लक्ष्मण जी, ये आम आदमी पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है, मैं ये जानता हूं,
आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल खोजे नहीं मिल रहा है, ढूंढे नहीं मिल रहा है वो आदमी, कहां गया केजरीवाल? ये फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूं। ताहिर हुसैन पकड़ा गया, राष्ट्रद्रोही पकड़ा गया, शराब के घोटाले में जेल गए। तुम्हारे ऊपर सारे इतने आरोप लगे कि राजनीति की गंदगी भी शर्मा जाए आम आदमी पार्टी की गंदगी को देख करके, और आप सारा फ्रस्ट्रेशन 5 बार से एक ही बात, घरेंद्र को घन 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 वही बात किए जा रहे हो। मैंने साफ साफ कहा कि यह दिग्भ्रमित युवा नहीं है, यह विश्वविद्यालय का वैचारिक टापू बन गया है। इस पर इसके जब प्रज्ञा शून्य हो गई है तब इस पर कोई डिग्री नहीं काम कर रही है, तो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने की जरूरत है। और मुझे सबसे ज्यादा दुख वैचारिक लोगों से है जो बैठ करके अभी तक उमर खालिद और शर्जिल इमाम और जेएनयू में हो रहे तमाम इस तरह की घटनाओं का अभी तक दोष नहीं दे रहे। वो कोर्ट के आदेश को पलटने की बात कर रहे हैं, वो वैचारिक करें कि वैचारिक विभिन्नताएं हैं। लेकिन जिस शर्जिल इमाम ने चिकन नेक की बात की, जिस उमर खालिद को पुकारी आरोप जो ममदानी तक से जिसका बाप जाके मिलता है, क्यों मिलता है? वो सीबी का सदस्य रहा प्रतिबंधित संगठन का, राष्ट्र में रह करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वाले उन तमाम वैचारिक लोगों को जो काले कोट पहनने वाले काले समूहों का काला धन उनके पीछे लग रहा है, ये राष्ट्रद्रोह जो खुलेआम किया जा रहा है, इसके खिलाफ लोग नहीं बोल रहे हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये राष्ट्र कवि दिन करने कहा है। जो लोग आज इस वैचारिक बल को इधर उधर की बात कर रहे हैं कि कोर्ट का आदेश तो तभी बदल गया था, कोर्ट का आदेश तो तभी बदल गया था, विचार के लोग वहां से भी निकले थे। अरे भाई आप बोलो कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की राष्ट्रद्रोही गतिविधियों के कारण उन्हें जमानत नहीं मिली, और इस देश के अदालतों का धन्यवाद है, और इस देश के ऐसे विचारों को पनपने नहीं दिया जाएगा, ऐसे सपोलों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसे वैचारिक वैमनस्यता को के विष बेलों को समाप्त किया जाएगा, वो चाहे कहीं भी पल रहे हो। और साहब आप कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी का ग्रांट नहीं खत्म कर पा रहे, कब्जा करना चाहते हैं। अरे हम देश के दिलों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस देश की आम जन जानती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह जैसे गृह मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र आज सुरक्षित हाथों में है। पहले हर जगह लगा रहता था कि यहाँ पार्क में संदिग्ध वस्तु को न छुए, ट्रेन में छुए, बम के धमाके हो सकते हैं, जो आकर के आप मुंबई में बम ब्लास्ट करके हमला कर गए। आज किसी की हिम्मत नहीं है। आज भारत के संप्रभुता को मजबूत हाथों में है, राष्ट्र मजबूत हाथों में है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे वैचारिक विष बेल को, ऐसे विष वृक्ष को अरे छोटे गुंडे पकड़े नहीं जा रहे तुमसे, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बने रहिए। अरे छोटे छोटे गुंडे तो पकड़ लो, सारे बड़ी चीजें छोड़ो। सारे राष्ट्रद्रोही तुम्हारे अंदर किए गए, और जनता ने तुम्हें पहले दिल्ली से बाहर कर दिया है। अब पंजाब भी पंचर हो चुका है। अब टीवी वाले भी बुलाना बंद कर देंगे धीरे धीरे। जिस तरह से केजरीवाल मुंह छुपाए फिर रहे हैं, मुंह छुपाए, वैसे ही पूरी पार्टी फिरेगी। इसलिए इस वैचारिक संभ्रम के, इस वैचारिक संभ्रम के दल से बाहर आ जाओ भाई। ये दल है, ये दल नहीं। घनंद जी बोले, घनंद जी बोले 10 सेकंड, घनंद जी 10 सेकंड बोल लीजिए आप। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी क्या बोलेंगे? लक्ष्मण जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अरे छोड़ो सब कुछ, ये छोट भैया जो गुंडे इनको ही पकड़ ले आपकी पुलिस। वो आपका जो लक्ष्मी नगर में जो नेता गुंडागर्दी कर रहा था, जो सड़क पे लोगों को पीट रहा था, जो लोगों के घर में थाप चढ़ा रहा था, जो बाप बेटे को सरेआम पीटता है, आपकी पुलिस वहां खड़ी खड़ी देखती रहती है। इन गुंडों को तो पकड़ लो। अरे